आईसीआई की 58 कैंपस प्लेसमेंट में जो लास्ट ईयर हुई थी, वहां पे हाईएस्ट सैलरी जो ऑफर करी गई थी वो थी 28 लाख पर एनम, और एवरेज सैलरी जो रिकॉर्ड करी गई थी वो थी 12 लाख पर एनम। एंड इस साल भी इन द मंथ ऑफ मार्च एंड अप्रैल आईसीआई की प्लेसमेंट्स होंगी। तो आज इस वीडियो में मैं आपके साथ वो स्ट्रेटेजीज, वो फैक्टर्स डिस्कस करूंगा जो कंट्रीब्यूट करते हैं टू गेट यू द हाईएस्ट सैलरी एज मिनिमम एज 12 लाख पर एनम। तो क्या है वो फैक्टर्स, आइए डिस्कस करते हैं। फर्स्ट, रैंक। स्क्रीनिंग के टाइम सबसे बड़ा ये फैक्टर होता है कि क्या आपकी सीए फाइनल या सीए इंटर में कोई रैंक थी या नहीं। जो भी प्लेसमेंट की कंपनीज आती हैं वो सबसे पहले ये चेक करती हैं, या उनके एचआर आते हैं कि आपकी रैंक थी या नहीं, और कितनी रैंक थी और किस लेवल पे थी। अब आप चाहे मानो या ना मानो, कहीं ना कहीं रैंक एक फैक्टर कंट्रीब्यूट करता है सैलरी को अपग्रेड करने के लिए। सेकंड, नंबर ऑफ अटेम्प्ट। ये एक बहुत क्रिटिकल फैक्टर हो जाता है एचआर के लिए जब वो किसी भी रेज्यूमेस को स्क्रीन करते हैं। कई स्क्रीनिंग्स में एक लिमिट होती है कि आपके जो अटेम्प्ट्स हैं या तो वो 2 ही होने चाहिए ऐसा मैक्सिमम, या 1 होने चाहिए या 3 होने चाहिए। तो उनके हर एक कंपनी के अपने अपने एक क्राइटेरियाज होते हैं। ये भी एक बहुत बड़ा स्क्रीनिंग फैक्टर बन जाता है, और मोर स्पेसिफिकली होता है फाइनल स्टेज पे कि आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया ही नहीं किया, या सेकेंड अटेम्प्ट में किया, थर्ड अटेम्प्ट में किया। तो वहां से सैलरी का डिफरेंशिएशन हो जाता है। जब आप फर्स्ट अटेम्प्ट क्लियर होते हैं तो वहां पे आपके सैलरी का फैक्टर अप हो जाता है एज कंपेयर टू सेकेंड एंड थर्ड अटेम्प्ट। थर्ड, ट्रेनिंग और आर्टिकलशिप। ये वर्किंग नॉलेज के टाइम जज किया जाता है, और सबसे पहले आपके रेज्यूमेज में ये स्क्रीन किया जाता है कि आपने जो ट्रेनिंग या आर्टिकलशिप जो है वो कहां से ली है। तो अगर आपने बिग 4 ट्रेनिंग करी है तो ऑब्वियसली एक एड ऑन फैक्टर हो जाता है, और आपकी सैलरी के टाइम एक प्लस ऐड हो जाता है कि आपने बिग 4 से ट्रेनिंग करी है। दैट मीन्स आपने रिगरसली ट्रेनिंग करी होगी, आपने अच्छे से काम सीखा होगा। वो एक अजम्पशन इनबिल्ट हो जाती है। बट बिग 4 से अगर आपने ट्रेनिंग नहीं करी है तो कुछ टॉप 10 सीए फर्म से अगर आपने ट्रेनिंग करी है तो वो भी फैक्टर कंसीडर होता है। बट जब उसके बियॉन्ड, अगर उसके नीचे अगर आप जाके देखते हो कि आपने ना ही बिग 4 से ट्रेनिंग करी, ना ही टॉप 10 सीए फर्म से करी, एक लोकल सीए फर्म से करी है, तो वो थोड़ा माइनस जरूर हो जाता है। तो क्योंकि वहां पे कहीं ना कहीं एक असम्पशन ले ली जाती है कि ट्रेनिंग जो है शायद आपने अच्छे से नहीं करी होगी, मे बी आपने डमी आर्टिकलशिप करी होगी। तो यहाँ पे एक कंसेप्शन बिल्ड हो जाता है कि आपने ट्रेनिंग कहां से करी है। इस पॉइंट पे मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि हो सकता है बिग 4 से ट्रेनिंग ना ली हो सकता है आपने टॉप 10 सीए फर्म से ट्रेनिंग ना ली हो, लेकिन आपने एक अच्छी सीए फर्म से अगर ट्रेनिंग ली है तो आपको इंटरव्यू के टाइम जरूर ये बात बतानी है कि आपने क्या काम सीखा है और क्या क्या किया है। बिकॉज वो आपको एक मिसकंसेप्शन जो होता है, एक मिथ होता है, वो आपको ब्रेक करना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर आप ये बता पाए कि मैंने ट्रेनिंग में क्या काम किया, कैसे किया, तो एक ये मिथ हट जाता है कि आपने कोई डमी आर्टिकलशिप या डमी ट्रेनिंग नहीं करी। तो ये मेरे लिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है विच इज अदर देन दिस रैंक एंड अटेम्प्ट्स। फोर्थ फैक्टर आता है, आप जिस फील्ड के लिए अप्लाई कर रहे हो उसमें आपकी एक्सपर्टीज क्या है, उसमें आपकी नॉलेज क्या है, उसमें आप इवेंचुअली आपने उसके अंदर क्या काम किया, कैसे किया। फॉर एग्जांपल, अगर आप इंटरनल ऑडिट्स के लिए इंटरव्यू दे रहे हैं तो वहां पे आपको ये बताना है कि आपने अपनी ट्रेनिंग के टाइम कौन कौन से इंटरनल ऑडिट्स के असाइनमेंट डील किए, उनमें क्या चैलेंजेस हैंडल किए और उनको कैसे सॉल्यूशंस पे काम किया है। चाहे वो टैक्स हो, चाहे वो जीएसटी हो, या कोई भी ऐसी फील्ड जिसमें आपने अप्लाई किया हो, उस फील्ड से रिलेटेड आपको इंटरव्यू के टाइम जरूर बताना है कि आपने क्या काम किया और क्या सॉल्यूशंस और कौन से प्रोजेक्ट्स पे काम किया। आपको उस फील्ड से रिलेटेड जो भी करंट अफेयर्स हैं, जो करंट अपडेट्स हैं, वो जरूर पता होने चाहिए। और मेक श्योर करो इंटरव्यू के टाइम आप ये सब एक्सप्लेन कर सको और अच्छे से डिफाइन कर सको। अभी रिसेंटली बजट आने वाला है, फिस्कल बजट, तो आपको वो बजट बिफोर द इंटरव्यू सारा पढ़ा होना चाहिए, थॉरो रीडिंग होनी चाहिए, और उससे क्या इम्पैक्ट हो सकते हैं, क्या चेंजेस आए। ये एक बहुत बड़ा फैक्टर बन जाएगा कि आपको सिर्फ एक एकेडमिक नॉलेज नहीं है, एक बुकिश नॉलेज नहीं है जो आपने ऑलरेडी बता दी है अपने रैंक्स के थ्रू, अपने अटेम्प्ट्स के थ्रू। इवेंचुअली जॉब में क्या होता है, आपको प्रैक्टिकल एप्लीकेशन करनी होती है जो भी आपने रीड थ्रू किया, उसके लिए अपने आपको आप अपग्रेड भी करते रहते हो, रिसेंट नॉलेज भी आप अपडेट करते रहते हो। ये इंटरव्यू के टाइम बताना बहुत बहुत जरूरी है। ना तो नेक्स्ट इज आप कौन सी कंपनी चूज करते हो। कुछ कंपनीज होती है लाइक कंसल्टेंसीज, फॉर एग्जाम्पल EY, PwC, KPMG, Deloitte, Accenture, BCG एंड ऑल दैट। कुछ कंपनीज होती हैं जो स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज होती हैं, फॉर एग्जांपल रिलायंस, विप्रो, HCL एंड ऑल दैट। तो आपको ये समझना है कि आपको कौन सी फील्ड में जाना है। आपको ऐसा कंसल्टिंग की तरफ जाना है कि वहां पे आप
एक बिजनेस कंसल्टेंट की तरह उभर के आओगे, आपको लोगों को कंसल्ट करना है, चाहे वो बिजनेस प्रोजेक्ट हो, चाहे वो कोई भी फील्ड हो। लेकिन जब आप एक इंडस्ट्री चूज करते हो, आप एक इंडस्ट्री के एक स्पेसिफिक डिपार्टमेंट चूज करते हो, जो जनरली होता है इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट हो जाता है, या टैक्स डिपार्टमेंट हो जाता है, या स्टैट डिपार्टमेंट, तो आपको कोई भी इंटरव्यू से रिलेटेड जब आप किसी इंटरव्यू में बैठते हो तो आपको क्लैरिटी होनी चाहिए माइंड में कि आपको कंसल्टेंसी की तरफ जाना है या इंडस्ट्री की तरफ। क्योंकि जितना आप अपनी तरफ से कन्विंस होंगे कि मुझे इसी फील्ड में जाना है, आप उसी तरीके से उस इंटरव्यू को पास थ्रू भी कर पाएंगे, क्लियर कर पाएंगे, और जो भी रिटन टेस्ट होंगे वो इवेंचुअली क्लियर कर पाएंगे, क्योंकि आप खुद कन्विंस हो कि मुझे इसी फील्ड में जाना और इसी फील्ड में अपना करियर बनाना है। बट कई बार ऐसा होता है कि हमें जाना तो कंसल्टेंसी है, बट हम इंडस्ट्रीज के लिए भी अप्लाई करते रहते हैं, तो वहां पे हम जनरली इंटरव्यूज में फेल हो जाते हैं, बिकॉज हमें खुद ही नहीं पता कि उस इंडस्ट्री का कौन से डिपार्टमेंट में हमें अप्लाई करना है और कैसे उसमें काम होता है। वहां पे आपको फिर फेलियर ज्यादा मिलते हैं इंस्टेड ऑफ सक्सेस। तो उसकी वजह से जब फेलियर मिलते हैं, आपका इंटरव्यू क्लियर नहीं होता है, तो आप एक फ्रस्ट्रेशन में आ जाते हो। तो मेक श्योर करो आपका पर्पस डिफाइन होना चाहिए, आपकी फील्ड डिफाइन होनी चाहिए, और आपको पता होना चाहिए आपको कहां जाना है। एटलीस्ट मैं ये नहीं कहता कि आपको 100% डिफाइन होना चाहिए, बट आपको एक कुछ क्लैरिटी होनी चाहिए माइंड में कि आपको कहां जाना है। फॉर एग्जांपल मुझे टैक्स में ही जाना था, तो मैंने टैक्स की फील्ड ही चूज करी, मैंने कंसल्टेंसी से अपना करियर स्टार्ट किया। एक वो जब क्लैरिटी रहती है तो आप उसी तरीके से अपना एफर्ट्स भी डालते हो। नाउ द लास्ट इज सॉफ्ट स्किल्स। आपके रेज्यूमेज ने ये तो बता दिया कि आपने कितने अटेम्प्ट्स में क्लियर किया, आप एकेडमिक कितने अच्छे हो, आपकी रैंक सही है एंड ऑल दैट, आपने ट्रेनिंग कहां करी है। बट अब बात होती है उसके आगे की, आपके जो सॉफ्ट स्किल्स हैं, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, आपके रिटर्न स्किल्स, आपकी प्रेजेंटेशन स्किल्स, ये भी इंटरव्यूज में जज किए जाते हैं, चेक किया जाता है। इस समय अगर आप किसी भी इंटरव्यूज में, किसी भी प्लेसमेंट में अगर आप बैठ रहे हो, तो आपको इन स्किल्स पे काम करना है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम करना है। और जरूरी नहीं है कि आपको इंग्लिश ही बोलनी है। अगर आप कंफर्ट नहीं हो इंग्लिश बोलने में, मेक श्योर करो आप कोई भी लैंग्वेज यूज करो, इंटरव्यू को वो लैंग्वेज आनी चाहिए, और आप जो बोलना चाहते हो वो प्रॉपर कम्युनिकेट होना चाहिए, आपके एक्सप्रेशंस क्लियर होने चाहिए, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे वो हिंदी हो, या कोई भी लैंग्वेज हो। रिटर्न स्किल्स पे आपको काम करना है, किस तरीके से चीजें लिखी जाती हैं, किस तरीके से चीजें प्रेजेंट की जाती हैं। सिंपल वर्ड्स में लिखना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो वो आपको अपनी राइटिंग स्किल्स डेवलप करनी चाहिए। एंड प्रेजेंटेशन स्किल्स, आपको कुछ पीपीटीज पे काम करना चाहिए। मे बी आप कोई एक टॉपिक उठाइए, उसके बारे में लिखिए एंड अपने आप को प्रेजेंट करिए, एंड देखिए कि आपकी प्रेजेंटेशन स्किल्स कैसी है, क्योंकि वो भी टेस्ट करी जाती हैं ड्यूरिंग द इंटरव्यू एंड ड्यूरिंग द ग्रुप डिस्कशन। नाउ ये तो वो कुछ ऐसे फैक्टर्स हो गए जो आपके कंट्रीब्यूट करते हैं आपकी सैलरीज को अपग्रेड करने के लिए, या एटलीस्ट 1 लाख पर मंथ और 12 लाख एनम आपको अचीव करने के लिए। बट ये हर किसी को अचीव नहीं होता है। एवरेज सैलरी जो जनरली रहती है वो 6 to 8 लाख पर एनम रहती है। मेरी खुद की सैलरी वाज व्हेन आई स्टार्टेड इन 2011 वाज 6 लाख पर एनम। बट ऐसा नहीं है कि अगर आपको सैलरी 12 लाख नहीं मिलती है, 15 लाख पर एनम नहीं मिलती है, 20 लाख पर एनम नहीं मिलती, तो आप डिमोटिवेट हो जाएं, आप फ्रस्ट्रेट हो जाएं। इवेंचुअली आपको कहीं ना कहीं से तो स्टार्ट करना है। जब आप स्टार्ट कर दो, आपका मोटिव होना चाहिए उस वर्क में एक्सीलेंस लेने का, जो मैं खुद हमेशा से फॉलो करता हुआ आया हूं। सैलरी एक पार्ट है, और मैं आपको आज ये सजेशन, ये एडवाइस देता हूं कि अगर आप अपने काम से प्यार करोगे और अपने एक्सीलेंस की तरफ भागोगे, तो आई एम डेड श्योर आपकी सैलरीज ईयर ऑन ईयर बढ़ती चली जाएगी, और उसका कोई बेंचमार्क नहीं होगा। इट कैन बी 20%, इट कैन बी 30%, क्योंकि इवेंचुअली एंटायर नेटवर्क में, एंटायर फ्रेटर्निटी में एक्सीलेंस पे काम करने वाले लोग कम हैं, और जहां लोग कम होते हैं उनकी डिमांड ज्यादा है। तो जब आपकी डिमांड होगी, जब आप अपने काम पे प्रॉपर अच्छे तरीके से 100% कमिटमेंट होके काम करोगे, उसमें एक्सीलेंस लाओगे, मनी विल फॉलो। और एक 3 Idiot मूवी में ये डायलॉग भी था ना कि एक्सीलेंस के पीछे काम करो, सक्सेस झक मार के तुम्हारे पीछे आएगी। सो दिस इज इट फ्रॉम दिस वीडियो। लेट मी नो कौन से फैक्टर्स पे आप काम करना चाहेंगे, और आई एम श्योर कि आपको जो सैलरी आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो आपको जरूर मिले। दिस इज सीए राहुल जैन साइनिंग ऑफ।